जिसके लिए मैं सबसे पहले तो श्री प्रकाश जी को बधाई देता हूँ। श्री प्रकाश जी के बहुत सारे संग्रह हम लोगों ने पहले पढ़े हैं और बहुत जो ज्यादा याद आता है अचानक जब श्री प्रकाश जी बात करने लगते हैं तो वो रेत की आकृतियां याद आती हैं। जहाँ पहली बार मुझे जो बहुत खूबसूरत बात लगती है कि आकृतियां कैसे शब्दों में और शब्द कैसे आकृतियों में कन्वर्ट होते हैं, रूपांतरित होते हैं, इसका वो एक अद्भुत उदाहरण वो कविताएं हैं। तो बहुत सुंदर ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्मृतियां जुड़ी हैं मेरी उनसे, बहुत सारे संपर्क रहे और बहुत बार हम लोग मिलते रहे। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जो जैसे गौतम चौबे जी ने एक बहुत ही सुंदर बात कही कि ये एक ऐसा समय है जिसमें जो उम्मीद है वो प्रकृति के बिंबों से अ, अ, उभर रही। यानी उम्मीद के लिए सिर्फ उम्मीद जैसा शब्द नहीं यूज किया जा रहा है या कोई राजनीतिक पद नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि एक चिड़िया का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक बहुत सुंदर बात है कि उम्मीद को कैसे आप प्रकृति के बिंबों से में रूपांतरित कर दें या उससे आप उसे बताएं। ये बात बहुत सुंदर। और नाम जिस ढंग से बदले जा रहे हैं हमारे समय में, उनकी उनसे क्या अर्थ पैदा हो रहे हैं और किस तरह हमारी स्मृतियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बात भी गौतम जी ने आई। नीतीश कुमार जी ने कुछ बहुत सुंदर बातें कही हैं। एक तो बहुत ही सुंदर बात के दृष्टि और दृष्टि के बीच की दूरी कैसे कम करती है ये कविता। ये बहुत सुंदर स्थापना। और गेयता और कटाक्ष कैसे एक साथ आके कविता में एक साथ उसकी लय बनाते हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इस बात पे बहुत कम ध्यान जाता है कि गेयता भी है और उसमें एक ताने भी दिए जा रहे हैं, मतलब एक कटाक्ष भी है। तो ये कैसे उसमें काम करता है, बहुत ही सुंदर यानी ऑब्जर्वेशन है यतीश का। बहुत ही यतीश कह दिया रहा हूँ मैं, बुरा मत मानिएगा, मैं तो यूं भी आपसे बहुत सीनियर हूँ इसलिए किसी का नाम ले सकता। फिर जो एक बहुत ही और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन यतीश जी ने बताया कि बिखराव जो है वो प्रेम में कैसे होता है, और उनने बालों से उसकी तुलना की। ये बहुत सुंदर मुझे लगा कि कैसे 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 ऑब्जर्वेशन। कविता को पढ़ने का मजा यही है, और कविता को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका भी यही है कि आप वो ढूंढे जो बहुत ही रेयर ऑब्जर्वेशन कवि के होते हैं। बहुत सारी चीजें तो वो होती हैं जो सब कवियों के यहाँ होती हैं और वो एक ही कवि के यहाँ भी बहुत बार दिखाई दे जाती हैं। पर कुछ चीजें होती हैं जो बहुत रेयर होती हैं, बहुत ही कम विलक्षण ढंग से कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं, और वही ऑब्जर्वेशन किसी कवि को बहुत अच्छा कवि या बड़ा कवि बनाते हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन को जिस तरह से मार्क किया यतीश ने और गौतम जी ने और सुधा जी ने, वो बहुत ही सुंदर बात है। जैसे सुधा जी ने कहा कि नए तरह के मुहावरे तो गढ़ रहे हैं और नए तरह के दृश्य उसमें आ रहे हैं। मैं शुरू से इस बात का कायल रहा हूँ श्री प्रकाश जी के कि उनके यहाँ अक्सर बहुत ऐसे जो अलक्षित दृश्य हो जाते हैं। हम सब लोग देखते हैं उन्हें, पर फिर भी अलक्षित होते हैं। तो ऐसे दृश्य उनके यहाँ बहुत आते हैं और वो ही उनको अलग कवि बनाते हैं। वही उनको, जैसे उन्होंने सही कहा सुधा जी ने कि एक सबसे ज्यादा जरूरत होती है हम लोगों को, सबको जरूरत होती है, सिर्फ आलोचक को नहीं बल्कि हर पाठक को जो कविता को पढ़ रहा है उसे एक अच्छी कविता की नहीं, एक सच्ची कविता की तलाश होती है। अच्छी कविताएं बहुत मिलती हैं, हम पूरी परंपरा हमारी अच्छी कविताओं से भरी। और वो अच्छी कविताएं वो भी हैं जो सच्ची कविताएं भी हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अच्छी कविताएं ही हैं, वो सच्ची कविताएं। इसीलिए हम लोगों की स्मृति में, हमारे हृदय में वो इतने दिन से वास करती हैं कि वो
सचमुच एक सच्ची कविता है। तो सच्ची कविता की जरूरत है, और पक्षधरता को लेकर जो ईमानदारी है और सब बातों को उन्हें बताया, दुनिया बन रही है, इस तरह की चीजें किस तरह से चीजें हमारे समय में बदल रही हैं, हमारे समय में जिस तरह से भयावह समय हमारा हो गया है, तो इसमें किस तरह ये कविता हस्तक्षेप कर रही, ये सारी बातें की गई। और मुझे जो बहुत सारी बातें बोलना थी, जो मैं इससे पहले ये सब बोल दिया गया है। और मुझे जो लगता है कि वाया नई सदी की जो कविता है, हालांकि इस बात को कहना है में थोड़ा सा मुझे संकोच भी है, पर मुझे लग रहा है कि जैसे एक कविता कैसे धीरे धीरे वयस्क होती है, और इन कविताओं को पढ़ते हुए, अगर पुरानी कविताओं को ध्यान में रखें तो इन कविताओं को पढ़ते हुए लगता है जैसे ये उन पुरानी कविताओं की, उनकी ही पहले की कविताओं का अतिक्रमण कर ये कविता है। और न केवल ज्यादा गहरे से हुए, उसके जो अंतर विरोध हमारे समय में उभर रहे हैं, उनको देखने की एक दृष्टि और दिखाने की एक दृष्टि उसमें कहीं ना कहीं आती है। हम सोच सकते हैं, अब ये बहुत सारी चीजें इतनी कॉमन है कि जो वाया नई सदी जैसा पद ही इस्तेमाल किया श्री प्रकाश जी ने, तो साफ है कि नई सदी के जो बहुत ही जरूरी, या बहुत कहना चाहिए जो नई सदी को बनाते हैं, उनमें से एक तो पद यह है, यानी एक तो बात यह है कि जो नई प्रौद्योगिकी है, जो नई सदी में आई, 90 के बाद जो टेक्नोलॉजी आई, उसने कैसे मानवीय संबंधों पर क्या असर डाला, किस ढंग से वो मानवीय संबंध बदल रहे हैं, कैसे हमारे व्यवहार बदल रहे हैं, हम कैसे जिस तरह से कहा जाता है कि जो प्रौद्योगिकी है वो एक तरह की निर्व्यक्तिक होती है, तो वो निर्व्यक्तिक बनाती भी है, सिर्फ होती नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं, एक बहुत छोटा हरा रंग, बहुत ही दिलचस्प कविता है वो। एक छोटी सी कविता है, और उसमें ये पंक्ति आती है कि ये चुप्पी के दरवाजे से किसी खतरनाक वायरस के आगमन के संकेत हैं। ये वायरस सिर्फ वो वायरस नहीं है जो बीमारियां लाता है, बहुत तरह के वायरस हमारे समय में आ रहे हैं, और उनके संकेत इस कविता में लास्ट में जाके तो जो जो नए अंतर विरोध हैं, जिस तरह के कम्युनल कंट्रडिक्शंस जो उभर रहे हैं, वो वहां तक वो ले जाते, तो इस तरह के वायरस भी उसमें आ रहे हैं। तो ये जो चुप्पी के दरवाजे से, बहुत जो ऐसी चुप्पी है जो नहीं समझ में आ रहे समय, उसकी चुप्पी के दरवाजे से जिस तरह के वायरस हमारे समय में, हमारे समाज में, हमारे वातावरण में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी और वो देते हैं। और कैसे ये सारी चीजें, हम लोग पिछले दिनों विजय कुमार से बात कर रहे थे कि इस पे एक लंबी डिबेट की आवश्यकता है कि आखिरकार इस नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद, हालांकि इस पे बहुत सारी बातें हो रही, पर फिर भी शायद साहित्य में इस बात पे एक बड़े डिबेट की आवश्यकता है कि नई टेक्नोलॉजी के बाद हमारे व्यवहार में, हम सबके व्यवहार, यानी जो हम जो समझ रहे हैं उनके भी व्यवहार में, और हमारे संबंधों में किस तरह के परिवर्तन, यानी हमारी स्मृति और सृजनात्मकता के बीच का जो संबंध है वो तक कैसे बदल रहा है। क्योंकि अब तो जो स्मार्टफोन है उसमें सारी सूचनाएं मौजूद है, तो जानकारियों और सृजनात्मकता के बीच का संबंध ही नहीं बदल रहा, बल्कि स्मृति और उसके बीच का संबंध भी बदल रहा। तो वो इन चीजों पे बहुत तरह की संकेत यहाँ इन कविताओं में हैं, क्योंकि वो तो जैसा कि नाम ही है भया नई सदी, तो उसमें बहुत सारे बहुत बारीक बारीक से संकेत कविताओं में दिखाई देते हैं। दूसरी एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात इन
खास तौर से इन कविताओं को पढ़ते हुए आपको महसूस होती है वो ये है कि हम सब जानते हैं कि भूमंडलीकरण के बाद यानी भूमंडलीकरण और बाजारवाद की जो नई अर्थनीति थी वो लगभग विफल हो, हो चुकी है। वो एक फेलियर की पोजीशन में पहुंच गई है पूरी इकोनॉमी। और वो इकोनॉमी जब फेलियर की पोजीशन पे पहुंच रही है तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक आक्रामक दक्षिण पंथ की आवश्यकता है जो आपको असल मुद्दों से भटका सके, असल मुद्दों से अलग कर। तो एक ऐसे दक्षिण पंथ को पूरे विश्व स्तर पर पोसा गया या उसको बढ़ावा दिया गया नई पूंजी द्वारा, जो क्रोनिक कैपिटलिज्म जिसे कहते हैं या जिसे कारपोरेट पूंजी कहते हैं या वित्त पूंजी जिसे कहते हैं, उसने एक ऐसे नए दक्षिण पंथ को बढ़ाया और उसने जो नए उत्पाद पैदा किए हैं, जिस तरह से सारे समाज को बहुत सारे ऐसे सवालों से घेर दिया है, ऐसे नैरेटिव से घेर दिया है जिससे वो अपनी वास्तविक समस्याओं से कहीं ना कहीं भटक गया या दूर हट गया। यानी वो ये नहीं जानता कि उसकी वास्तविक समस्याएं क्या है, उसको बहुत दूसरे तरह के नैरेटिव में डिस्कस कर रहा है। इसके बहुत अच्छे संकेत शुरू की कविता से पढ़ें। ये समय से अगर शुरू करें और अंतिम तक पहुंचे, जो जिसकी बहुत सारी अभी कोरोना काल की कविताओं की, और एक पूरी किताब पिछले दिनों श्री प्रकाश जी ने कोरोना काल के में जो कविता लिखी गई, यानी कोरोना काल में नहीं लिखी गई बल्कि महामारियों में जो कविता लिखी गई, कविता और महामारी के जो संबंध पे एक बड़ा अच्छा कलेक्शन किया था, जिसमें बहुत प्राचीन हमारे बहुत पूर्वज कवियों ने भी महामारी को कैसे फेस किया, तुलसीदास ने कैसे किया, हरिदास ने कैसे किया, इस सब को लेते हुए बिल्कुल आधुनिक कोरोना काल तक को लेके आए। और वो बहुत ही सुंदर संग्रह अलग से है। मैं उसका जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें भी जो कोरोना काल की कविताएं हैं लास्ट में, उन पे तो अभी बात हुई है और बात करेंगे। तो ये एक दूसरी एक बहुत बड़ी जो बात इन कविताओं में मुझे महसूस हुई वो थी कि कैसे ये जो पूरा दृश्य बदल रहा है, कैसे दक्षिणपंथी राजनीति किस तरह सारे दृश्यों को बदल रही है। जिसमें से एक बहुत ही अच्छी बात जो एक कहना चाहिए मुगल सराय के नाम बदलने की, ऐसे बहुत सारे नाम बदले गए, इलाहाबाद का ही नाम बदल के हो गया है। हालांकि प्रयागराज पहले भी हुआ करता था एक स्टेशन, पर अब तो ऐसे बहुत सारे नाम बदले गए हैं। और उसका क्या अर्थ है? सिर्फ ये नाम बदलना नहीं है, जो गौतम जी कह रहे थे, बहुत ही अच्छी बात, कि सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये एक पूरी कल्चरल उसको बताता है। वो सिर्फ नाम बदल देने से काम थोड़ी चल रहा है कि आपने नाम बदल दिया मुगल सराय का, या आपने इलाहाबाद का नाम बदल दिया, या कहीं और भोपाल का नाम बदल ले जाने की बातें चलती रहती हैं। तो सिर्फ नाम बदलना नहीं है, उसके साथ एक पूरी कल्चर का जो हमारी स्मृति से जो संबंधित है वो बदल। ये जो बहुत अच्छी मुगल सराय और मंगल सराय जो वाली कविता है, वो इसी अर्थ में मुझे बहुत ही आकर्षित करती है। एक बहुत ही सुंदर कविता है, उसका भी एक जिक्र आया, मित्रता वाली कविता, और उसकी एक दो पंक्तियां हैं कि इनकी कांख में एक तरफ बहिष्कृत भारत की पुरानी प्रति है, तो दूसरी में जॉर्ज आरवेल का जर्जर 1984। अब ये सिर्फ एक पद है। अगर आप जॉर्ज आरवेल के 1984 को नहीं जाने तो इस मेटाफर को नहीं खोल पाएंगे। पर ये पूरा मेटाफर हमारे समय के में बढ़ रहे एक खतरे को बहुत अच्छे से संकेतित करता है। कैसे उस तरह की ताकतें बढ़ रही हैं जिसका जिक्र कभी जॉर्ज आरवेल ने 1984 में किया। तो उस तरह की सारी चीजें यहाँ
दिखाई देंगी और मित्रता कविता में ये पंक्तियां आती हैं। गाय का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है और वो सचमुच एक ऐसी कविता है जो जो हमारे पूरे समय के पिछले एक लंबे डिबेट और लंबे सारे प्रकरणों को कहीं ना कहीं बताती। मुझे इन कविताओं को पढ़ते हुए एक तो सबसे बहुत ही अच्छी बात ये भी कहीं ना कहीं लगी कि पिछले 10-12 साल में जो तेजी से परिवर्तन, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनके बहुत जरूरी और बहुत खतरनाक किस्म के, जो मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक किस्म के घटनाएं हैं या बहुत खतरनाक किस्म की प्रवृत्तियां हैं, उनके प्रति बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वेशन इन कविताओं में कहीं ना कहीं श्री प्रकाश जी में दिखाई देते हैं। गाय कविता तो का तो जिक्र हुआ ही कि हमारे स्वाधीन भूगोल पर समाधिस्थ कीर्ति की तरह खड़ी ये गाय आज अपने गाय होने पर दुखी। ये पूरा रूपक ही, यानी गाय वहां पे मुहावरा बन गई है, गाय एक खतरनाक किस्म का रूपक बन गई है। तो वो उसको कैसे हमारे समय ने उसे एक पॉलिटिकल रूपक में कन्वर्ट कर दिया। एक पशु को, एक जानवर को, जो हमारे सबके बड़ी पारिवारिक सा जो पशु था, उसको कैसे पॉलिटिकल उसमें कन्वर्ट किया गया, ये को वो बताते हैं। इसलिए मैं फिर जगहों के नाम जो बदले जा रहे हैं और मंगलसराय ये सब है, एक बहुत ही बाकी बहुत सारी बातें, क्योंकि एक बात में देखो, और बहुत इन कविताओं को पढ़ते हुए बहुत दिलचस्प लगी, जो मुझे अलग से कहना है कि इन कविताओं में बहुत ही दिलचस्प ढंग से मिथकीय संदर्भों को प्राकृतिक, इतिहास और वर्तमान, इन सब के साथ एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड कर देना, जैसे एक दूसरे से मिला देना का काम किया है। बहुत सारे आप देखेंगे कि मिथकीय संदर्भ बहुत सटल ढंग से श्री प्रकाश जी की कविताओं में, इन कविताओं में खासतौर से पाया, नई सदी की कविताओं में आते हैं। सुबह बनारस में बहुत सारे मिथकीय संदर्भ दिखाई देंगे। समुद्र वाली कविता में बहुत सारे मिथकीय, देव दिवाली एक कविता है जिसमें बहुत सारे मिथकीय संदर्भ, नाथ नथ नाथ नथैया जो एक कविता है, ऐसी बहुत सारी कविताएं देखी जा सकती हैं जिनमें एक बहुत ही दिलचस्प मिथकीय संदर्भ दिखाई देता है। और एक कविता का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि बहुत किसी ने उसका जिक्र नहीं किया, और मैं सोच ही रहा था कि कोई ना कोई कर देगा तो फिर मेरा सब मामला गड़बड़ है। एक अंत में एक बहुत ही मजेदार कविता है जिसमें एक ही पद की पुनरावृत्तियां उसे एक ध्वनि बिंब में, वर्क फ्रॉम होम, घर का काम घर से काम, एक कविता है। वो बहुत ही दिलचस्प कविता है, यानी उसे कैसे एक ही पंक्ति की पुनरावृत्ति कैसे एक ध्वनि बिंब में कन्वर्ट हो जाती। मैं किसी से तुलना नहीं करना चाहता, पर हम सबको याद होगा कि ताक दिन कमसिन वारी जैसी एक कविता निराला के यहाँ है, और जिसमें ताक दिन कमसिन वारी इतने ढंग से रिपीट होता है और उसका एक पूरा ध्वनि बिंब बनता है। तो एक ऐसा ध्वनि बिंब उस कविता में बनता है जो उस पूरे वर्क फ्रॉम होम का जो पूरा हम लोगों ने भुगता है इस पूरे पीरियड में, उसका एक बड़ा बिंब वो बनता है, और उसे बहुत मजे से बनता है। यानी वो कोई किसी तरीके के ना तो हॉरर क्रिएट करता है, ना वो कोई अतिरिक्त ढंग से कोई पॉलिटिकल जार्गन में जाता है, ना वो किसी तरीके के इस तरह के अतिरिक्त आलंबन उसमें नहीं है। वो एक ही पंक्ति है जो रिपीट हो रही है, वो एक ही पद है जो बार बार रिपीट हो रहा है, घर से काम। तो घर से जो काम है वो कविता इस अर्थ में मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी कि कैसे एक ध्वनि बिंब एक समय को, एक समय के पूरे हॉरर को, एक समय के पूरे जो बोरियत को, एक समय की हर तरह की जो
जैसे लॉकडाउन में जैसे घर में कैद हो जाने की जो बोरियत है या जो मुसीबतें हैं, उसको कैसे एक ध्वनि में आपको पूरी चीजों को बता देता है, या एक कैसे उसको उजागर करता है, उसके हॉरर को कैसे उजागर करता है, उसकी बोरियत को कैसे उजागर करता है, उसके सारे वर्किंग को कैसे उजागर करता है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की कविता है। मुझे वो पढ़ते हुए बहुत मजा आया कि अच्छा ऐसे भी कुछ हो सकता है, ऐसे भी कुछ काम किए जाते हैं। कवि कई तरह से काम करता है, कवि को ये स्वतंत्रता तो है ही, उसे प्रजापति कहा गया है आगे था, तो उसे तो ये स्वतंत्रता है कि वो कई कई तरह से काम करे। इस पूरे संग्रह में हम देखें कि उन्होंने कई तरह के शिल्पों का इस्तेमाल किया है, कई तरह से काम करने की कोशिश की है श्री प्रकाश जी ने, और ये बहुत ही सुखद है। सारी ऐसी बातें और बहुत सारी बातें की जा चुकी हैं, इसलिए यही मैं सब बात में करना चाहता था। और मुझे खुशी है कि संग्रह में इतनी बातें करने के लिए, ये संग्रह बहुत सारी बातें करने के लिए, अभी और बहुत सारी बातें शायद हम लोग कर सकते हैं, पर ये बात मुझे अच्छी लगती है कि कोई संग्रह आपको इतना कहीं ना कहीं प्रेरित करे कि आप कई तरह से सोचें। कविता की खूबी यही है शायद, कि वो सिर्फ एक तरह से सोचने को नहीं बाध्य करती, वो कई तरह से सोचने को बाध्य करती है, और कई तरह की बातें उसमें से निकल आती हैं। तो ये मुझे